प्रणाम। निश्चलता का पसारा, निश्चलिज्म, हम आजकल इस विषय पर बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे, निश्चलता तो चाहिए ही चाहिए, पर इसको कैसे पहुंचाया जाए हर एक तक, ये शब्द, ये संदेश कि निश्चलता अपनानी है, निश्चल बनना है। निश्चल क्यों बनना है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा। वैसे इस बारे में शायद बात पहले भी हो चुकी होगी, पर आज फिर मैं बताऊंगा इस बात को कि निश्चल हमें बनना क्यों है। तो निश्चल हमें इसलिए बनना है कि मेरे को कोई छल ना कर सके मेरे साथ, मुझे कोई चीटिंग ना कर सके मेरे साथ, अपनी ईर्ष्या के कारण मुझे नुकसान ना पहुंचे। मतलब हर हाल में मुझे यह इंश्योर करना है कि मुझे किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ना शरीर से, ना पैसे से और ना चरित्र से। किसी भी चीज में किसी भी तरह का नुकसान ना हो, ये समझना, ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। और साथ के साथ मेरी जो जिम्मेवारी है गाइड करने की नेक्स्ट जनरेशन को, और अपनी, अगर मैं पति बना हूं तो पत्नी को गाइड करने की, और परिवार को सही दिशा दिखाने की, और परिवार को निरोगी रखने की, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। पुरुष की जिम्मेदारी, परिवार पुरुष बनाता है, ये पुरुष ने या किसने किया ये मुझे पता नहीं, पर ये बहुत ज्यादा बड़ी गलतफहमी है कि स्त्री के मत्थे मर दिया कि परिवार वो बनाती है। ये नहीं है, वो परिवार पालती है, मैनेज करती है, पर परिवार बनाता है पुरुष। पुरुष ही पहले घर छोड़ करके, अपना घर छोड़ता है, अपना घर परिवार छोड़ता है और फिर विवाह के लिए जाता है। और फैलाया ये गया है कि स्त्री अपना विवाह छोड़, वो घर छोड़ करके और आती है पुरुष के घर। तो ये बात बहुत बहुत ही मिथ्या है, गलत है। हमेशा पहले पुरुष अपना घर छोड़ता है, घर परिवार को छोड़ता है, तब वो विवाह करने जाता है। और उसके पास जब तक कि वो विवाह कर नहीं लेता, पूरी सेरेमनी पूरी नहीं होती, जब तक उसके पास वो भाग ना जाए, उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए इतनी जनता उसके साथ होती है। स्त्री के साथ कोई नहीं आता। लड़की के साथ कोई आता है क्या? अकेली लड़की आती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसको ये बताया गया है कि ये सारे के सारे तेरी रक्षा के लिए हैं। अगर ये आदमी कुछ भी गलत करेगा तो हम इंश्योर करेंगे कि इस आदमी को ठीक करें और वो तेरा ध्यान रखे। विवाह का मतलब ये होता है, पहले तो ये समझना कि पुरुष अपना घर परिवार छोड़ता है, फिर जब तुम आ रही हो तो वो जो 200, 250, 150, 10, 20 जो लोग भी पुरुष के साथ आ रहे हैं, समाज, उसका परिवार, उसका कुटुंब और समाज, यानी यार दोस्त मित्र, समाज जो है मित्रों से बनता है। तो वो जो आ रहे हैं वो साथ में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो उसका साथ दे रहे हैं, वो डरपोक है या फलाना है ठिकाना है। वो इसलिए आ रहे हैं कि ये भाग ना जाए। वो एक मूवी देखी होगी आपने, उसमें लड़का एंड मोमेंट पे भाग जाता है। बताओ, सोचो कि उस कन्या के साथ और उसके परिवार के साथ क्या सलूक, क्या मतलब उनकी सोच, कितना उनको कष्ट हुआ होगा। इस बारे में उस आदमी ने, उस लड़के ने अंदाजा नहीं लगाया बिल्कुल भी। पता नहीं, मैं मूवी का नाम भूल रहा हूं, अभी देखी थी, मेरे को मिसेज ने कहा ये पिक्चर देखो आप, तो मैं समझा कि पुरुष के साथ जो बारात आती है, वो बारात इसलिए नहीं आती कि पुरुष के साथ आ रही है वो। ये बहुत बड़ी मिथ्या, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिथ है। बारात जो आ रही है वो इसलिए आ रही है कि उसको लेकर के आ रहे हैं, जिसको, उसको पता रहे कि उसके साथ सारा समाज है, कम से कम ये सारा समाज उसके साथ है, तो उसको घबराने की, डरने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अगर उसका गुरु तत्व जागृत है, गुरु तत्व जागृत है, तो वो पहले ही अपने पति को गुरु मान करके चलेगी। मानना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके भरोसे अपना घर छोड़कर आ रही है, और लड़का अपना, उसके भरोसे अपना परिवार को त्याग करके आ रहा है। ये चीजें समझनी पड़ेंगी, कोई चॉइस नहीं है। ये ना एक छोटी सी पुस्तक मेरे हाथ में आ गई थी, इसका नाम है व्यस्तता की ओर बढ़ते कदम,
पहले भी शायद इसके बारे में बताया मैंने, और आज इसका बाय चांस ये पन्ना खुल गया, ये पेज खुला है और इसमें जो बताया गया है मैं पढ़ के सुनाता हूं, पता नहीं इसमें पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा। इसमें लिखा है KRD टेक्नोलॉजी ऑफ 10 डायमेंशन। वो क्या कहती है? राम का स्वभाव हो, कृष्ण का प्रभाव हो, शिव का सद्भाव हो, तभी कामनाओं का अभाव होगा, जीवन में प्रवाह होगा, समस्याओं का अभाव होगा, विकास की दिशा होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। भारतीय संस्कृति की टेक्नोलॉजी है ये, भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है ये। और इसमें नीचे जो ऊपर की ये स्लाइड है, नीचे की स्लाइड में लिखा है सर्वांगीण विकास हेतु सीखें। क्या सीखें? व्यवहार ज्ञान, आयु ज्ञान, ज्योति ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। और उनको प्राप्त करने के 4 साध्य बताए गए हैं, 4 रास्ते सिद्ध करने के लिए: कर्म, भक्ति, शक्ति, समय। और इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। आज ये जो व्यवहार ज्ञान की एक्सप्लेनेशन है, अपने लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, वासुदेव कुटुंब के लिए, वासुधैव कुटुंबकम के लिए। अर्निंग लाइवलीहुड इन राइट डायरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैरिड लाइफ, अगर विवाहित जीवन आपको परफेक्ट एंजॉयमेंट, आनंदित जीना है, तो योर अर्निंग livelihood should be in right direction, absolutely perfect, and this has been said by Embedded Technology Training Institute. आयु ज्ञान is स्वास्थ्य एंड नाड़ी ज्ञान, आसन, प्राणायाम, नाड़ी टेस्टिंग, स्ट्रेस रिलीविंग, श्वास योग, श्वासपैथी थ्रू समय चक्र। आयु ज्ञान says that you should be worried about अपना स्वास्थ्य और अपनी नब्ज को समझना, फिर ज्योति ज्ञान मतलब जीवन का उद्देश्य समझना, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है तो मुझे पहले वार्निंग मिल जाए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज, जीवन उद्देश्य जानना, यह है ज्योति ज्ञान। लोगों ने ज्योतिष करके और पता नहीं क्या क्या कर लिया। आत्मज्ञान, मैं क्या हूं और मेरा कंपोजिशन क्या है, वो समझना। आत्मज्ञान बस इतना सही तो है कि मैं क्या हूं का मतलब मेरा जेंडर क्या है, और उस जेंडर का उपयोग और उसका उपयोग सीखना, समझना। और मैं किन तत्वों का बना हूं, यानी मेरा तत्व कंपोजिशन, मेरा बॉडी का कंपोजिशन क्या है। 5 लेयर्स है बॉडी के अंदर, वो बताई गई है, इसके पहले बहुत बार चर्चा हो चुकी है। तो 5 लेयर है मेरी बॉडी के अंदर, उनको समझना, यही तो है कंपोजिशन, और है ही क्या। तत्व ज्ञान, मुझे कौन से तत्व चलाते हैं, यानी वो जो 5 बॉडीज है उसमें से कौन सी बॉडी ऐसी है रिस्पॉन्सिबल जो मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प करती है या डिसीजन लेती है मेरे लिए, और सिचुएशन समझती है मेरे लिए सोच विचार करती है। वो कौन सी लेयर है मेरी बॉडी में, तो उसको जानना, वो है तत्व ज्ञान। तो ये 5 ज्ञान है अपने लिए, अपने पर आधारित है, अपने लिए है, हर एक के लिए अलग अलग है। प्रोसीजर शायद एक ही हो सकता है सबके लिए कि उसको कैसे सीखना है, समझना है, पर यूज अपने लिए है और किसी के लिए नहीं है। फिर उसमें 4 साध्य बताए गए हैं। कर्म को बताया जो समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। तो कितना क्लियरली डिफाइन किया है इसने कि कर्म वो है जो समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। भक्ति, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण, इससे ज्यादा है ही नहीं भक्ति कुछ, कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। शक्ति, कर्म के प्रति पूर्ण योग्यता एवं समर्थता का उपयोग। नेचुरली काम पूरा करना है तो मतलब आप अपनी शक्ति तो पूरी लगानी पड़ेगी आपको, कोई चॉइस है ही नहीं आपके पास, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। और समर्थता,
का उपयोग, यानी जो ज्ञान आपने समझा सीखा है उसका उपयोग करना। ज्ञानी तो समर्थ बनाता है आपको। समय 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में रहकर कार्य करना और समय से पूरा करना, बस इतनी सी तो बात है। और ये कैरियर से रिलेटेड कोई भी इंसान प्रोफेशन में जा रहा है तो उसको ये सारी चीजें आनी चाहिए। और ये तो पोएम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राम का स्वभाव हो, राम राज्य समझना है तो राम का स्वभाव हो, राम के स्वभाव को समझें। पत्नी के प्रति गुरु रूप उनका देखो समझो, और पत्नी को छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। एंश्योर किया। और जबकि रावण को सबसे उस समय का सबसे ज्ञानवान पुरुष कहा जाता था। कृष्ण का प्रभाव हो, कृष्ण का प्रभाव नहीं होगा तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते बाहर से आने वाली कीटाणुओं, वायरसेस को। राम का स्वभाव हो तभी परिवार ठीक बनेगा आपका। और कृष्ण का प्रभाव हो, ये पुरुष के लिए कहा गया है मेनली, जो विवाह करने जा रहा है खासकर उसके लिए। कृष्ण का प्रभाव हो, कृष्ण का प्रभाव होगा तभी आप रुक्मिणी और कृष्ण युगल, तभी आप अपने परिवार की रक्षा कर पाओगे। पर रक्षा करनी किससे है? बाहर से अटैक करने वाले वायरसेस से, जर्म्स से, नेगेटिविटी से। तभी लग्जरी आएगी, जीवन में आनंद मेंटेन रहेगा। नहीं तो रोज कष्ट है। किसी ना किसी को, परिवार के एक भी सदस्य को कष्ट है तो आपकी जिंदगी तो, प्रोफेशनल लाइफ तो बिल्कुल खत्म। तो कृष्ण का प्रभाव होना अति अति आवश्यक है अगर आप परिवार बनाने जा रहे हैं तो। राम का स्वभाव होना अति आवश्यक है अगर आप परिवार बनाने जा रहे हैं तो। फिर कहते हैं शिव का सद्भाव हो। शिव का सद्भाव, आपको शंकर और पार्वती की कथाएं सुनो, कमाल है, समझ में आती है। और इतनी आसानी से समझ में आती है कि पारिवारिक जीवन में कॉम्प्रोमाइज जिसको कहा गया वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो शिव का सद्भाव है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपको कष्ट एश्योर्ड है, निश्चित है, एनालॉग लाइफ। और अगर आप शिव का सद्भाव रखते हो तो आपकी डिजिटल लाइफ एंश्योर्ड है, डिजीज फ्री, कोई वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता। ये तीन चीजें अगर आप समझ लो तो आपका पारिवारिक जीवन समझो पूर्ण आनंद से बीतेगा, गारंटी है। डिजिटल लाइफ होगी परिवार के सभी सदस्यों की, और सनातन लाइफ होगी। डिजिटल लाइफ मतलब सनातन लाइफ, यानी सारे एक जैसे, और सब आनंद उठाएंगे, सब आनंद में रहेंगे। आनंद युक्त परिवार बनेगा। पहले आनंद युक्त जीवन, अपना जीवन की बजाय अगर आप आनंद युक्त परिवार बनाएंगे तो आपका जीवन अपने आप आनंदित रहेगा, गारंटी। वो इसको अगर आप समझना है, एक और इसका एग्जांपल नॉर्मली मैं लेता हूं, बताता हूं कि ऑरा, आपका ऑरा इतना हो जाएगा, अगर आपका परिवार आनंद में है तो आपका ऑरा मतलब इंडिविजुअल का ऑरा इतना हो जाएगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर नहीं सकती, गारंटी, पक्की बात है, कर नहीं सकती। हम टेलीपैथी की बात करते हैं, टेलीपैथी तो बहुत आसान है, पर हम पहले अपने पांच जो लेयर्स हैं उनको तो सिंक्रोनाइज करें, टेलीपैथी शुरू हो जाएगी। वो के सेंस के बारे में बताया था मैंने कल, कैलाश सेंस के बारे में उससे पहले बताया था। फिर कहते हैं कि तभी होगा कामनाओं का अभाव। कामनाओं का अभाव, कामना किसको कहा गया है? काम ना करो। अरे काम करे बिना आप जिंदगी बिता सकते हो क्या? एक ना कुछ ना कर गुरु हुए हैं, महाविष्णु का एक रूप है कुछ ना कर गुरु, मतलब कुछ ना कर,
इसका मतलब क्या है कि अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे समाज के किसी प्राणी का नुकसान हो रहा है, तो इससे बेटर है कि आप कुछ मत करो। तो कुछ ना कर गुरु ने बहुत क्लियर संदेश दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपके काम से, आप जो काम करोगे उससे समाज का किसी ना किसी का नुकसान होगा जरूर, परिवार का होगा, समाज का होगा, पड़ोसियों का होगा, अपना होगा, या जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, हमारे साथ जो प्रोफेशन में लोग हैं, उनमें से किसी का होगा, तो इससे बेटर है कि आप कुछ मत करो, कुछ ना करो। कमाल है। कामनाओं का अभाव होगा। कामनाओं का मतलब काम ना करने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाएगी। आपकी इच्छा रहेगी काम करने। कामनाओं का अभाव, काम ना करने की इच्छा कब होती है और करना पड़ता है? जब आप नौकरी करते हैं दूसरे की। या मैं ये कहूं कि आप अपनी नौकरी नहीं कर पाते तो दूसरे की नौकरी क्या करोगे? अगर आप अपनी का नौकरी करने लायक नहीं हो तो दूसरे की नौकरी क्या करोगे? सोच कर देखो, समझ कर देखो। दूसरे की नौकरी करना चाहते हैं हम, अपनी नौकरी कर नहीं पाते। परिवार को संभालना नहीं आता, हम पूरी की पूरी फैक्ट्री को संभालना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? आत्मनिर्भरता का मतलब समझो कि आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भर। अपने ऊपर निर्भर का मतलब ये नहीं कि आप कमाओगे दूसरों क्या कहते हैं उसको, दूसरे की कमाई को लूटोगे। आत्मनिर्भर का मतलब है कि मेरे पांचों लेयर्स मुझे मालूम है, सिंक्रोनाइज है, जागृत है और सारी की सारी आपस में ढंग से बात करती हैं, तो मैं अपनी नौकरी कम से कम कर सकता हूं। वही बात है कि मेरे को अगर टीम लीड करनी है, टीम लीडर बनना है, तो पहले अपने आप को टीम का मेंबर बनाना सीखना ही होगा, जो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप कामनाओं का अभाव नहीं करोगे। तो अगर आपके लीडर बन रहे हो तो आपकी काम करने की इच्छा खत्म होगी, तो आप लीडर का कैसे बनोगे? आप बन ही नहीं सकते। तो कामनाओं का अभाव रखना बहुत जरूरी है अगर आप लीडर, टीम का हिस्सा बनना चाहते हो। तो जीवन में प्रवाह होगा। अगर कामनाओं का अभाव होगा, यानी आप काम ना करने की इच्छा आपकी खत्म हो गई, तो डेफिनेट है कि आपका जीवन स्मूथ चलेगा, बढ़िया चलेगा, आनंद की तरफ चलेगा, पूर्ण आनंद से चलेगा। और आपका जीवन का मतलब यहां पर बात कर रहे हैं जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, सबका जीवन, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं। मैं यहां पे खाली परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम तो परिवार है ही है। जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, अगर आपके जीवन में प्रवाह होगा तो वो सारे के सारे जीवन में वो प्रवाह सबको अफेक्ट करेगा। खराब प्रवाह है तो भी और अच्छा प्रवाह है तो भी। तो आप सोच लो कि आपका जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, जब सारे आपके साथ चल रहे हैं तो समस्याओं का अभाव तो अपने आप ही हो गया। या समस्याओं का अभाव का मतलब ये नहीं कि समस्या आएंगी नहीं, पर यार समस्याओं का अभाव का मतलब ये है कि समस्या आएगी और उसका सलूशन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि आपकी टीम परफेक्ट है। फिर कहते हैं विकास की दिशा होगी। टीम बनेगी तो विकास होगा, टीम नहीं बनती तो विकास नहीं होगा। आज की सरकार की टीम कारण है, मोदी जी कारण नहीं है टीम के सक्सेस होने का, पूरी टीम कारण है। और उस टीम ने ही मिलकर के मोदी जी को लीडर बना दिया, क्योंकि मोदी जी भी उतने ही कैपेबल है जितनी सारी टीम है। पर मोदी जी के पास एक्स्ट्रा क्या है? मोदी जी के पास एक्स्ट्रा है राम का स्वभाव। अब देखो वो सबसे कितने उससे बात करते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट होती है तीन बातें उनके ऊपर, क्लियरली रिफ्लेक्ट होती हैं।
मतलब मैं हैरान हूं देख करके कि मैंने कोशिश करी, और बहुत सारे लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता कि और लोग नहीं होंगे, पर जो विजिबल है, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो जो विजिबल है क्लियरली वो मोदी जी में तीनों चीजें विजिबल है कि उनका स्वभाव राम जैसा है, सबका ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि सबका ध्यान रखा जाए, और कोशिश क्या वो करते भी है, मेरे हिसाब से करते ही हैं वो ये काम हर समय, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, चाहे लोकलाइज्ड परिवार हो, लोकलाइज्ड लोग हो। पैसे से हेल्प नहीं होती है, स्वभाव से हेल्प होती है। स्वभाव अगर आपको ठीक दिशा दिखा देगा तो पैसे तो आप जितना मर्जी कमा लोगे। आत्मनिर्भर कैसे कैसे प्रोग्राम दिए हैं मोदी जी ने, तो ये मोदी जी ने डिक्लेयर किए हैं क्योंकि टीम लीडर वो हैं। फिर कृष्ण का प्रभाव, इंटरनेशनल हैंडलिंग, चाइना भी जो बॉर्डर पे जो भी सिचुएशन चल रही है हर जगह पर कृष्ण का प्रभाव है। द्वारकाधीश की नगरी से आए हैं वो, और उनकी टीम को द्वारकाधीश ने गाइड किया है, ट्रेनिंग दी है, तो वो द्वारकाधीश को कैसे छोड़ सकते हैं? गुरु को कोई छोड़ता है क्या? शिव का सद्भाव हो, उन्होंने तपस्या की है। पूरी मोदी जी की टीम जो है पूरी की पूरी, और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें हमारे सबके अंदर हो जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमें, और हमें अपने अंदर विकसित करना है। उसको विकसित करने के लिए, इन सब चीजों को अपने अंदर धारण करने के लिए फाउकोलॉजी ने आपको सारी चीजें दे दी हैं, सारे सब्जेक्ट दे दिए हैं, सारी ब्रांचेस दे दी हैं, कैसे प्राप्त करना है, योग्यता कैसे बढ़ानी है, हर चीज फाउकोलॉजी ने अवेलेबल करवा दिया है। और आप इसको समझें, अभ्यास करें, गारंटी है कि आपको ये मिलेगा। अभी ना पीछे कोई कल परसों की बात है, वानप्रस्थ का डिक्लेरेशन किया गया था। वानप्रस्थ क्या है? इसका नाम सुना होगा आपने महाभारत में। एक श्वास योगियों ने मिलकर के एक चेन का निर्माण किया है, शुरू किया है। चेन बनाना मतलब हाथ से हाथ पकड़ना, श्रृंखला बनाना। तो श्रृंखला की एक कड़ी आप बनना पड़ेगा आपको, अगर आप जीवन आनंद पूर्वक बिताना चाहते हैं तो उन्होंने कॉल दी है वानप्रस्थ ग्लोब बनाने की, कि जो लोग 58 साल से 80 साल के बीच में हैं, 58 साल से 80 साल के बीच में हैं, 58 ईयर्स टू 80 ईयर्स, उनको इनविटेशन दिया है, न्योता दिया है अभी शुरू करने के लिए। पहली कॉल कि आप इस चेन का हिस्सा बनो, एक कड़ी आप भी बनो इसका, क्योंकि ये एक एज ग्रुप ऐसा है जो रिसर्च से पता लगा है कि अगर ये एज ग्रुप ठीक दिशा में आनंद को समझ लेगा तो पक्की बात है कि ये ब्रिज है, ये एक ऐसा ब्रिज है जो यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन को जोड़ता है। यही एक ब्रिज है, बाकी सब बेकार है। अगर ये ब्रिज ठीक नहीं है तो आपके लोअर जनरेशन जो है गाइडेंस के लिए तरसती रहेगी, और एल्डर जनरेशन जो है वो हेल्प के लिए तरसती रहेगी। हॉस्पिटल कोई हेल्प नहीं कर सकता। कष्ट तो आपको अपना होगा, अपने को होगा कष्ट। तो 58 साल से 80 साल तक के नवयुवक, मैं कहूंगा नवयुवक बनने की इच्छा रखते हो तो आप इस चेन को, इस ग्लोब में प्रवेश करें। इस ग्लोब में जो भी प्रवेश करेगा तो वो समझो कि कड़ी बन गया है, तभी आया है उस ग्लोब में। और ग्लोब में आने का मतलब ये नहीं कि एक जगह बन गई और वहां पे आके रहने लगे, एक मकान, बड़ी सी बिल्डिंग बन गई और वहां पे रहने लगे। आप जहां भी रहना चाहो कोई इश्यू नहीं है, जहां मर्जी रहो, पृथ्वी के किसी कॉर्नर पे।
अगर आप कड़ी का हिस्सा हो, ग्लोब का हिस्सा हो, तो अपने आप जुड़े रहोगे इसके साथ, जुड़े आपको रहना है। तो उतनी योग्यता आपको मेंटेन करनी है कि आप जुड़े रहो, फिर देखो कमाल। तो आज का दिन जो है, हम लोग, आज क्या तारीख है, शायद 18 तारीख है आज, तो वैसे भी 18 है या नहीं है, 18 अगस्त जो है वानप्रस्थ दिवस के रूप में मनाने लगे हैं हम लोग। वानप्रस्थ ग्लोब, तो वानप्रस्थ दिवस कहलाएगा 18 अगस्त। और 58 साल से 80 साल की उम्र की ब्रैकेट के लोग चाहिए। इस ग्लोब में प्रवेश वही लोग कर सकते हैं, उसी एज ब्रैकेट के लोग प्रवेश कर सकते हैं। इसमें योग्यता तो चाहिए ही चाहिए, वो तो एलिजिबिलिटी तो पहले ही चाहिए, और करेंसी चेंज भी करनी पड़ेगी, माइंड इट। करेंसी का मतलब रुपए और नोट नहीं होता है। करेंसी चेंज का मतलब होता है अपने खराब कर्म फलों को छोड़ो और अच्छे कर्म फल अडॉप्ट करने के लिए तैयार कर लो। तो करेंसी भी आपको बदलनी पड़ेगी। तो वानप्रस्थ ग्लोब में 58 से 80 साल तक के ब्रैकेट के एज ग्रुप का हम लोग इनविटेशन दे रहे हैं। श्वास योगियों की टीम, श्वास योगियों की चेन जो बनी है उसका एक हिस्सा बने और अपने साथियों को भी बनाएं। सीनियर सिटीजन जितने भी है वो सारे के सारे को एक सुनहरी मौका, गोल्डन चांस, गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग में दिया जा रहा है। आप सबको निमंत्रण है और आप इसका हिस्सा बने। और मेन बात ये बताने वाली थी, तभी ये बातें कही गई हैं कि ये चीजें आपको अपने अंदर विकसित करने की तैयारी करनी है और विकसित होनी शुरू हो जाएं, ध्यान रखना है। और ऐसे थर्मामीटर बन गए हैं, उनको श्वास मीटर कहा जाता है या इम्यूनिटी मीटर या कम्युनिटी मीटर कहा जाता है, जो कि इस वैल्यू को तकरीबन आपके इन स्वभाव कितने जागृत हो चुके हैं उनको आप मेजरमेंट कर सकते हो। शंख टेक्नोलॉजी द्वारा ये सब चीजें तैयार कर दी गई हैं। एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, फ्री अवेलेबल है, हवा कितनी है, प्ले स्टोर पर। अगर आप उसको डाउनलोड करके अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर दें तो समझो कि आपको पता लगता रहेगा कि आप किस तरफ चल रहे हैं, आपकी योग्यता कितनी इंप्रूव हो रही है। वो डायरेक्टली आपकी योग्यता को इंप्रूवमेंट दिखाता है कि अगर वो वैल्यू बढ़ रही है तो समझो इंप्रूवमेंट बढ़ रही है, सिंपल। तो आशा करता हूं कि आप भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को समझेंगे। उसके अंदर जो छुपी हुई, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का मतलब है जो चीज छुपी हुई है वो दिखाई नहीं देती आंखों से। नींव जैसे फाउंडेशन, मकान की फाउंडेशन नीचे छुपी हुई है, वो दिखाई नहीं देती। मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो खाली खंभों पर खड़े हैं, मकान बना करके, बेचारों से जमीन भी छूट गई। मुझे तरस आता है उन लोगों पर। कैसे बन पाएंगे वो श्वास योगी? बहुत मुश्किल काम है उनके लिए, तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नहीं है। पृथ्वी तत्व तो उनका बीमार रहेगा ही, शरीर तो उनका बीमार रहेगा ही। तो श्वास योग से आप जो पृथ्वी से नहीं जुड़े हैं खासकर, या जो मंजिलों पर ऊपर रहते हैं और जिनकी नीचे पृथ्वी पर सिर्फ खंबे लगे हुए हैं, उनको तो हवा के द्वारा जुड़ना ही पड़ेगा। पृथ्वी से हवा के माध्यम से जुड़ सकते हो आप, और कोई माध्यम नहीं है।
कॉन्जनियल नेटवर्क आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, तभी वो हवा आपके पास पहुंचेगी और आपको उपयोग देगी। और कॉन्जनियल नेटवर्क के लिए आपको के सेंस विकसित करनी ही पड़ेगी, अपनी के सेंस, 10वीं सेंस 10th सेंस बताया गया उसको, कोई हल नहीं है। तो इन चीजों को हमें समझ करके, अपना करके और अपने जीवन को आनंदित बनाना है। अपने जीवन को आनंदित बनाने का मतलब है अब एटलीस्ट अपने परिवार को आनंदित बनाना है। अपने जीवन को अगर आप आनंद पूर्वक बना लेंगे, परिवार के जीवन को, तो आपका जीवन गारंटी है कि आनंद पूर्वक हो जाएगा। और आपका जीवन दूसरों को प्रेरणा देगा आनंद पूर्वक पारिवारिक जीवन बिताने की। बहुत जरूरी है ये समझना, और ये कलयुग के गोल्डन पीरियड में ही ये संभव हुआ। सोचो, और ये किसकी देन है पता है आपको? फाउकोलॉजी किसकी देन है? कृष्णेंद्र की। हमारी गैलेक्सी के जो राजा हैं कृष्णेंद्र हैं। कृष्ण द्वारकाधीश बने थे, फिर जगन्नाथ और फिर कृष्णेंद्र। तो ये फाउकोलॉजी जो है वो कृष्णेंद्र की देन है, आप ये समझ लो बस, मोटी बात। और उसको अब अगर आप अपने जीवन में अडॉप्ट करते जाएंगे तो आपको हर चीज जो है सरलता से, आनंद जो है सरलता से आता चला जाएगा आपके जीवन में। आपको आनंद खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप आ जाएगा। प्रकृति ने बहुत बखेरा हुआ है, आनंद ही आनंद है चारों तरफ, हमें लेना नहीं आता। या मैं ये कहूंगा कि हमारी योग्यता नहीं है, हमें लेना आता भी हो तो योग्यता नहीं है, तो हम उसको लेंगे कैसे? कार खरीद तो सकते हो पर चलानी तो सीखनी पड़ेगी आपको। कहते हैं कि एक्सीडेंट ज्यादातर दूसरे की गलती से होते हैं, तो दूसरे में तो आप भी आते हो ना। तो इसलिए अगर मेरे को कोई चीटिंग ना करे, अपनी ईर्ष्या से मेरे को नुकसान ना पहुंचाए और उसकी गलती से मेरा एक्सीडेंट ना हो, तीन चीजें आपको ये सीखनी समझनी ही पड़ेंगी। और ये चीजों को बताने के लिए एक्चुअली पहले जो है ना एक रेफरेंस लिया आया था, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ट्राइनिटी। तो वो तीन एक्चुअली वो यही थे, राम का स्वभाव, कृष्ण का प्रभाव और शिव का सद्भाव। भाई ये तीन ही है, यही ट्राइनिटी है। आपका स्वभाव, आपका प्रभाव और आपका सद्भाव, तीन ही तो चीजें हैं ये तीन चीजों को समझ लो, आपकी जिंदगी बढ़िया, आनंदित। और अपने साथ काम करने वाले उनको और समझा दो और उनको भी ये करो, तभी तो आपकी टीम बनेगी। तभी जब आप तीनों आपके ये जागृत हो जाएंगे और ठीक चलेंगे, तो जब आप तीनों ये एक्वायर कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बढ़िया चलेगी। प्रोफेशनल लाइफ परफेक्ट, टीम आपकी एकदम बढ़िया, समस्याओं का अभाव हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी किसी भी तरह का, एक जान भी नहीं जाएगी, गारंटी है। आप जहां मर्जी रहो, हवा के माध्यम से, आकाश तत्व के माध्यम से आप पृथ्वी से हमेशा जुड़े रहोगे कॉन्जनियल नेटवर्क की वजह से। और वो नेटवर्क पूरा अवेलेबल है, क्योंकि आकाश तत्व आप जानते हो हर जगह पर है, और वायु तत्व तो के बिना तो पृथ्वी पर रहने कहीं पर भी रहना मुश्किल है। और सांस आप लेते ही हो, तो श्वास योग के तरीके से सांस ही तो लेना है, तो शुरुआत हो जाएगी। फिर उसके बाद और बाकी तत्वों का उपयोग, षोडशी हवन, षोडशी हवन कर लो आप, तो आपका ये अपने आप ही श्वास योग भी उसका पार्ट है, प्राण योग भी उसका पार्ट है, और योगा भी उसका पार्ट है, शंख योगा भी उसका पार्ट है, और अग्नि तत्व का भी उसमें रोल है, आकाश का भी है, वायु का भी है और पृथ्वी का भी है। कमाल का है।
षोडशी हवन कमाल का है। वो इन तीनों को टेक केयर कर लेता है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली प्रोसीजर। पर किसी को 2 बार करना है, किसी को 3 बार करना है, वो डिपेंड करेगा आपका कंपोजिशन क्या है, फार्माकोलॉजी बता देती है। तो उसमें आज इतना ही रहेगा। और अश्विनी कुच्छल यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, ये वीडियोस, पुराने वीडियोस भी उसमें डले हुए हैं। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट सिखाता है योग्यता बढ़ाने का तरीका और अपने आप को, अपने कंपोजिशन को समझने का तरीका, आपके कंपोजिशन को समझा देगा, उसका उपयोग करने का तरीका, षोडशी हवन करने का तरीका, और जो भी चीज चाहिए आपको चेन की कड़ी बनने के लिए, वो सब चीजें 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट समझाता है और निश्चल टेम्पल जानकारी देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वानप्रस्थ दिवस की शुभकामनाएं।